नमस्कार। मैं हूं मनीष मिश्रा। आप सबको ईद मुबारक और अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। स्वागत है आप सबका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञों के साथ बात करते हैं आपके फायदे की। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन लोग गोल्ड सिल्वर जैसे धातुओं की खरीदारी करना शुभ मानते हैं। आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के सीईओ पंकज मछपाल जी, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे गोल्ड खरीदने के विभिन्न विकल्पों पर और जानेंगे कि किस विकल्प में निवेश करना रिटर्न और टैक्स के नजरिए से बेहतर है। पंकज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच मनीष जी, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। जी, दर्शकों को हम बताते चले कि गोल्ड की खरीदारी उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पंकज जी आपके सवालों के जवाब देंगे। सर, शुरुआत करते हैं। अपने देश में लंबे समय से मतलब पुरातन काल से लोगों को सोने से एक खास तरह का लगाव रहा है। अब भी ज्यादातर लोग गोल्ड कॉइन आभूषण खरीदना बेहतर मानते हैं। फिजिकल गोल्ड की खरीदारी करने वाले के लिए आपकी क्या सलाह होगी? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया में गोल्ड का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है विश्व में। और बिल्कुल लोगों को बहुत लगाव है गोल्ड से। ऑलमोस्ट हर घर में थोड़ा बहुत सोना तो मिल ही जाता है। और अभी भी लोग, हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड की अपनी अलग डिमांड है। लेकिन जहां तक सवाल है कि लोग गोल्ड अगर फिजिकल में खरीदना हो तो डेफिनेटली दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है उसकी प्योरिटी को चेक करना, और दूसरा है प्राइस। क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जब सोना बाय कर रहे हैं तो वो आप प्योर गोल्ड लेकर आए, और साथ ही उसका जो प्राइस है वो आप जो एक प्राइस, सही प्राइस है वो दाम पे करें। तो होता कई बार यह है क्योंकि सोने का जो प्राइस होता है वो स्टेट वाइज एवरी डे डिफर करता है। आप देखेंगे कि सोने का प्राइस जो है वो घटता बढ़ता तो रहता ही है। और साथ में ये भी देखा गया है कि स्टेट वाइज और शहर के, बल्कि स्टेट भी नहीं, शहर से अलग दूसरे शहर में उसका प्राइस चेंज हो जाता है। तो जब आप किसी बड़े ज्वेलर के पास, रेप्यूटेड ज्वेलर के पास जाते हैं तो वहां पर तो ज्यादा करके आपको मतलब प्योरिटी की भी चिंता नहीं करनी होती है, और साथ ही प्राइस भी जो प्राइस होता है एसोसिएशन की तरफ से वो प्राइस आपको मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे ज्वेलर्स के पास या फिर छोटी जगहों में इस तरह की थोड़ी सी गड़बड़ दिखी जाती है, जहां पर 24 कैरेट गोल्ड की जगह पे उसे प्योरिटी थोड़ी कम हो सकती है, या फिर प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। तो दो चीज ध्यान रखें। तो इसके लिए तरीका यह है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो हमेशा डिक्लेयर होता है। आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे या आप इस तरह से वेबसाइट में मालूम करेंगे तो आपको उस दिन का गोल्ड का प्राइस मालूम चल जाता है। साथ ही जहां तक प्योरिटी का सवाल है तो हॉल मार्किंग गोल्ड की अगर होगी तो आपको मालूम चलेगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो गोल्ड की हॉल मार्किंग करता है। तो अगर उसकी हॉलमार्क आप चेक करेंगे आपको मालूम चलेगा ये प्योर गोल्ड है। तो ये ध्यान रखें दो चीजों का कि हॉलमार्क गोल्ड या बाय करें, और साथ ही आप जो प्राइस है उसे पहले से पता कर ले तो उस दिन क्या प्राइस चल रहा है, ताकि ज्वेलर जो है वो आपको कुछ भी ना बता दे। और साथ ही जीएसटी, गोल्ड पर जीएसटी लगती है, लेकिन वो 3% है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3% मतलब 3% ही है। जब आप बिल लेंगे तो डेफिनेटली उसमें 3% ही मेंशन होगी। बट कई बार छोटी जगहों में ऐसा भी होता है कि लोग बिना बिल के चीजें बाय करना चाहते हैं, जो भी गलत है। तो उसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ भी बोल के और आपको वो जीएसटी के नाम पे एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ले ले। तो वो ध्यान रहे। फिर एक चीज और होती है मेकिंग चार्जेस। तो मेकिंग चार्जेस भी जो है वो ठीक ठाक होने चाहिए। ज्वेलर्स अपने हिसाब से कुछ भी आपको बता के मेकिंग चार्जेस के नाम पर आपसे एक्स्ट्रा पैसा ना ले ले। तो जब भी आप सोना बाय करें तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। ना, आपने चार चीजें बताई। एक प्यूरिटी, दूसरी हॉल मार्किंग, तीसरी आपने कहा जो टैक्स है जीएसटी उसका बिल जरूर ले लें, और चौथा जो निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए खरीदारों को। कहा है कि हॉल मार्किंग जरूरी है, प्योरिटी है आपकी, और प्राइस की मैंने बात की थी एडिशनल कि आपके शहर में उस दिन क्या सोने का प्राइस चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखकर ही आप सोना बाय। जी, तो आज अक्षय तृतीया है और जो हमारे दर्शक सोने की खरीदारी की सोच रहे हैं आज के दिन, उनको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, खासतौर से जो फिजिकल गोल्ड खरीदने जा रहे हैं। अब बात करते हैं सर कि कई पेमेंट्स ऐप भी डिजिटल गोल्ड ऑफर कर रहे हैं। वहां से आप 1 ग्राम भी खरीद सकते हैं, 100 रुपए का भी खरीद सकते हैं। तो इनके जरिए गोल्ड खरीदारी के क्या फायदे नुकसान है? और जो गोल्ड डिलीवरी की बात आती है,
तो अगर जब हम डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो क्या हम गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं? बिल्कुल डिलीवरी ली जा सकती है। पहली बात शुरुआत से शुरू करते हैं कि जब हम इस तरह के ऐप पर, जो मोबाइल ऐप हैं, इन पर हम सोना खरीदते हैं, तो बेसिकली आपके डिजिटल लॉकर में वो गोल्ड के यूनिट्स क्रेडिट हो जाती हैं। जितना ग्राम आप बाई कर रहे हैं, जितने रुपए का बाई कर रहे हैं, उतना सोना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो आपको फिजिकल में कुछ नहीं मिला, बेसिकली आपको ये मालूम चला कि मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो ये एक तरह से गोल्ड एक्यूमुलेशन स्कीम है। तो आपने आज 1 ग्राम खरीद लिया, कल 2 ग्राम खरीदा, आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होता गया। जो भी प्राइस उस दिन चल रहा है, उसके प्राइस के हिसाब से आपको गोल्ड मिल गया। फिर एक दिन यदि आप चाहें कि अब मुझे फिजिकल गोल्ड चाहिए, तो वहां पर आपसे आपसे उसके लिए डिलीवरी चार्जेस और मेकिंग चार्जेस लिया जाएगा अलग से, क्योंकि उसको आपको बार में कन्वर्ट करना है या फिर आपको कॉइन में कन्वर्ट करके ही वो देंगे। तो इसके लिए हम्म। उसके लिए आपके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, लेकिन वो जो हम्म। सोना है वो आपको आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। ग्रेट। मतलब छोटा छोटा छोटे पैसों से भी निवेश किया जा सकता है। इवन 100 रुपए जैसे कम पैसों से भी गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन से। और जब वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और आपकी इच्छा है कि आप फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी लेना चाहते हैं, आपको सोना चाहिए और जिसके आभूषण बनवाने हैं या कोई और काम करना है, तो आप डिजिटल गोल्ड की डिलीवरी भी ले सकते हैं। और फिर बात करते हैं सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। यह गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड और डिजिटल गोल्ड से किस प्रकार अलग है, और क्या गोल्ड में निवेश करने का ये सबसे बेहतरीन विकल्प है? बिल्कुल। देखिए, हमने पहले बात की फिजिकल वर्सेस डिजिटल। डिजिटल में एक ऑप्शन हमने बात की कि आप इस तरह के जो पेमेंट ऐप हैं, इनसे आप बाय कर सकते हो, ई मोबाइल्स ऐप से। लेकिन जी। जो अभी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये डेफिनेटली बेहतर तरीके हैं, रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो एक एक करके बात करें तो सबसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उसकी वजह यह है, जब नाम में है सॉवरेन, तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर गारंटी है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है सोने की प्योरिटी को लेकर। तो ये हम्म। होता यह है कि इसके ट्रांस आते रहते हैं टाइम टाइम पर, सीरीज ओपन होती रहती हैं, और उस वक्त पर जिस वक्त खुलता है, तो मान लीजिए मंडे को ओपन होगा, तो पहले वीक के फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, उस आधार पर सोने का प्राइस तय हो जाता है। तो उस तरह से आप मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड बाय कर सकते हैं। और जो मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में 4 किलोग्राम तक की चॉइस है, एक इंडिविजुअल या HUF बाय कर सकता है, तो काफी होता है 4 किलोग्राम मेरे हिसाब से। तो इतना सोना एक फाइनेंशियल ईयर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के हिसाब से बाय किया जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर 8 साल की मैच्योरिटी होती है। तो 8 साल के बाद तो कंपलसरी आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन बीच में भी 5 ईयर के बाद आप इसे रिडीम कर सकते हैं, यानी कि सरकार को वापस कर सकते हैं। और यदि हम्म। आपको 5 साल से पहले भी जरूरत पड़े पैसे की, तो उस केस में यदि आपने इसे डीमेट फॉर्म में लिया हुआ है, तो आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको डीमेट में भी ले सकते हैं, विदाउट डीमेट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल से पहले आपको इसे ट्रेडिंग करनी है, तो आप इसे डीमेट में लेकर इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी ने पहले से लिया हुआ है, मतलब अभी कोई ट्रांस नया नहीं है, आपको पुराना वाला जो लिया हुआ है किसी से बाय करना है, तो जिस तरह से आप स्टॉक्स बाय करते हैं, उसी तरह आप पुराने ट्रांस को भी, पुराने जो सीरीज है उसको बाय कर सकते हैं। उसका फायदा एक ये भी होगा कि मान लीजिए मैंने कहा कि 8 साल की मैच्योरिटी है, लेकिन आप वो सीरीज बाय कर रहे हैं जो 3 साल पहले खुली थी, तो ऑलरेडी जी। 3 साल जा चुके हैं, तो आप 5 साल के बाद उसे मैच्योरिटी पर वापस कर पाएंगे। अच्छा, फायदा क्या है इसका? एक फायदा तो डेफिनेटली की शुद्धता है, रख रखाव की चिंता नहीं है। लेकिन जो दूसरे 2 बड़े फायदे हैं, वो एक ये है कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता है। सोने का प्राइस तो समय के साथ जो बढ़ेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में सरकार अपनी तरफ से 2.5% सालाना, यानी कि 1.25%, 2 टाइम्स इन ईयर, साल में 2 बार आपको कुल मिलाकर 2.5% का ब्याज देती है। तो आपका एडिशनल बेनिफिट हो गया। उसके अलावा सोने में हमें पता है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन जी। यहां पर यदि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल के बाद आप रिडीम करें या फिर 8 साल के बाद मैच्योरिटी का भुगतान लें, उस पर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं चुकाना होगा। तो इस हिसाब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चॉइस है निवेशकों के लिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मिलेगा आपको पैसा ही। जैसे हम बात कर हम्म। रहे थे कि जब आप ऐप पर बाय करते हैं और पहले आप एक्यूमुलेट करते हैं, बाद में फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको पैसा मिलेगा,
उस पैसे के बदले में आप जाके सोना खरीद लीजिए। खरीद सकते तो यही बस गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में भी है, ये भी अच्छे तरीके हैं कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ के थ्रू भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में जो गोल्ड में प्राइस बढ़ेगा उसका फायदा उठा पाएंगे। हैं। सर, हमारे दर्शकों को एक बात आप समझा दीजिए कि जो गोल्ड ईटीएफ है और गोल्ड फंड है, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या इनमें हम फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पहली बात समझना जरूरी है, जब फंड की बात करते हैं चाहे वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, तो इसका मतलब ये है कि उनका पैसा किसी अंडरलाइंग असेट में लगा होता है। तो जब हम गोल्ड फंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पैसे से वो फंड हाउस क्या कर रहा है, उन पैसों को सोने में निवेश कर रहा है, उसके बदले में सोना बाय कर रहा है। और यहाँ पर रेगुलेशन है सेबी का कि 99.5% प्योरिटी 24 कैरेट गोल्ड में ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को डायरेक्टली सोने में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो करता है गोल्ड ईटीएफ में। और जब आप गोल्ड ईटीएफ जो है वो इन्वेस्ट करता है फिजिकल गोल्ड में। तो यदि आप गोल्ड ईटीएफ बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, तो आपके डीमेट अकाउंट में गोल्ड ईटीएफ की यूनिट क्रेडिट हो जाएंगी और पीछे जो फंड हाउस है वो गोल्ड ईटीएफ का जो पैसा उनके पास आया है उससे वो फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे हैं। और जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बाय की और वो फंड हाउस ने गोल्ड ईटीएफ बाय किया और अल्टीमेटली गोल्ड ईटीएफ जो है वो चला गया फिजिकल गोल्ड में। तो अल्टीमेट जो इन्वेस्टमेंट होना है वो होना फिजिकल गोल्ड में ही है, लेकिन ये तरीके दो अलग अलग है। डीमेट अकाउंट है तो आप गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हो, अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। एक और अंतर यहाँ पर यह है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू, वो दिन में एक ही बार चेंज होती है। जब मार्केट आज कंप्लीट होंगे उसके बाद एक बार वो चेंज होगा। लेकिन जो गोल्ड ईटीएफ है तो मार्केट आवर्स में, जब सुबह 9:15 से लेकर और 3:30 बजे तक मार्केट खुला होता है, मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त पर आपका जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसका प्राइस चेंज होता रहता है। तो जिस वक्त पर आपको लगे कि सही प्राइस है उस हिसाब से आप बेचने और खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट जो इसमें एक आपने सवाल पूछा था कि क्या निवेशकों को फिजिकल डिलीवरी मिल सकती है, तो नहीं मिल सकती। गोल्ड ईटीएफ में और गोल्ड म्यूचुअल फंड में फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलती है, बल्कि जब आप रिडीम करते हैं, जब आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उस वक्त पर जो एनएवी चल रही होती है या ईटीएफ का प्राइस चल रहा होता है, उस प्राइस के आधार पर आपको पेमेंट मिल जाती है। ग्रेट, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है सर। अब दर्शकों को ये बता दीजिए कि गोल्ड के जो विभिन्न रूप हैं, खरीदारी के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उन पर किन हिसाब से टैक्स लगता है ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। बिल्कुल, देखिए सोना जो है वो कैपिटल एसेट है, तो जब कैपिटल एसेट को आप बेचेंगे तो उस पर लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। आप ध्यान रखिए कि जब आप एफडी की बात करते हैं तो एफडी में क्या होता है कि जो पैसा अक्रू होता है वो टैक्सेबल हो जाता है। चाहे आपने क्यूमुलेटिव ऑप्शन लिया, आपने बीच में इंटरेस्ट नहीं भी लिया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के एंड में उस पर जो ग्रोथ हुई, जो इंटरेस्ट जुड़ा, वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन कैपिटल गेन के मामले में ऐसा नहीं है, जब आप रिडीम करेंगे तभी आपको उस पर टैक्स चुकाना होगा। तो 3 साल से कम की अवधि जो होती है, 3 साल तक की अवधि, वो कहलाती है शॉर्ट टर्म, और 3 साल से अधिक का होल्डिंग पीरियड वो कहलाता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में यदि आपने आज सोना खरीदा, चाहे फिजिकल बाय करें या गोल्ड ईटीएफ बाय करें, और उसको आप 3 साल पूरे होने से पहले ही बेच देंगे तो आपको चुकाना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और 3 साल पूरे हो गए उसके बाद, एक दिन के बाद भी आपने बेचा, तो उस पर एप्लीकेबल होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है। तो आप 5% टैक्स ब्रैकेट में हैं या 10%, 20%, 30%, जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप होंगे उस हिसाब से आपको उस पर टैक्स चुकाना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो लगता है 20% के रेट से। चाहे आप 5% ब्रैकेट में हो, चाहे 30% ब्रैकेट में हो, आपको चुकाना होगा 20% के रेट से टैक्स। लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन एक नंबर है जो सरकार आपको हर साल जारी करती है। तो मान लीजिए जिस साल में आपने सोना खरीदा, उस साल में जो सोने का भाव था
उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिला कि आपने 1 लाख का सोना खरीदा और जिस साल में बेचा उस साल में इंडेक्सेशन कॉस्ट हो गई उसकी मान लीजिए 1.5 लाख रुपए और आपने बेचा 2 लाख का सोना। तो एक्चुअली 1 लाख का बाय किया था, 2 लाख का बेचा, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन टैक्स आपको 1 लाख पे नहीं देना है क्योंकि इंडेक्सेशन कॉस्ट जो थी, जो सरकार ने नंबर जारी किया इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, उस हिसाब से कॉस्ट हो गई 1.5 लाख की। तो आप जो टैक्स पे करेंगे वो 50,000 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करेंगे, आप पूरे 1 लाख के प्रॉफिट पर नहीं करेंगे। तो 20% टैक्स लग रहा है लेकिन पूरे अमाउंट पे नहीं लग रहा है, वो कम पर लग रहा है। इसके लिए आपका जो टैक्स यहाँ पे लगता है वो काफी कम हो जाता है लॉन्ग टर्म में। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैंने बात की थी, मैंने पहले ही बताया कि 5 साल के बाद रिडीम करेंगे या मैच्योरिटी में पैसा लेंगे, उस पर आपको टैक्स देना ही नहीं है। तो इसके लिए वो और भी बेहतर विकल्प बन जाता है। जी, डिफरेंट एसेट क्लास में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, रियल एस्टेट हो और गोल्ड हो। मेनली यही 4 एसेट क्लास हैं हमारे पास। पहले से तो लोग रियल एस्टेट और डेट के साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते आए थे। इक्विटी में भी हम लोगों का रुझान धीरे धीरे, मतलब टीयर 3 टीयर 4 सिटीज जो है वहां के भी लोगों का भी रुझान बढ़ता आ रहा है। अब गोल्ड की अगर हम बात करें सर, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैक्सिमम इसकी हिस्सेदारी, सोने की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए बिल्कुल पोर्टफोलियो? बिल्कुल। देखिए मनीष जी, कोई भी एसेट हो उसकी अपने खूबियां होती हैं और लिमिटेशन होती हैं। जब हम जी सोने की बात करते हैं तो सोना वेल्थ क्रिएशन के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन सोना क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो सोने के प्राइस बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके बराबर रिटर्न जनरेट कर सके, इसके लिए आप सोने में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही आपको सोने में निवेश करना चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि 100 रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 से 15 रुपए ही आप सोने में इन्वेस्ट करें। दूसरी बात, जब आप सोना फिजिकल में बाय करते हैं, जैसे हम बात करें अक्षय तृतीया की, तो वहां पर डेफिनेटली लोग चाहते हैं कि कुछ फिजिकल सोना हाथ में दिखाई दे और वहां पर गोल्ड के कॉइन्स या बार्स बाय करना पसंद करते हैं। हालांकि मैं तो कहूंगा कि ऐसे मौके पर भी अब थोड़ा सा और आगे बढ़कर हमें गोल्ड की यूनिट्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ही बाय करने चाहिए। और अगर आप फिजिकल गोल्ड भी बाय कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप ज्वेलरी ना बाय करें। ज्वेलरी क्या है, कंजम्पशन है। अगर आपको जरूरत है, आपको चेन पहननी है, आपको बैंगल्स पहनने हैं, तो डेफिनेटली आप सोने के आभूषण खरीदिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो कंजम्पशन है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अगर फिजिकल में बाय करना चाहते हैं तो फिर बार एंड कॉइन्स आपके पास चॉइस है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपके पास अच्छे विकल्प हैं। लेकिन 10 से 15% ही अपने पूरे पोर्टफोलियो का आप गोल्ड में निवेश करें। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है गोल्ड के प्रति, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, वो फिजिकल की जगह डिजिटल होना चाहिए, जहां ज्यादा फायदे हैं। खासतौर से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना जैसी स्कीम में, जहां उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, पैसे भी सुरक्षित रहते हैं, शुद्धता की भी गारंटी रहती है और साथ में उस पर टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर हमारे दर्शकों को, आप सबको पंकज जी ने बताया और विस्तार से बताया कि सोने में निवेश के विभिन्न विकल्प कौन कौन से हैं और कौन सा ऑप्शन किन निवेशकों के लिए ज्यादा बेहतर है। उन्होंने यह भी बताया कि आपके कुल निवेश में गोल्ड की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। जागरण डायलॉग्स के इस कार्यक्रम में हम हमेशा आपके फायदे की बात करते हैं। यह कार्यक्रम आप दैनिक जागरण की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, नमस्कार।